हाय गाइस, वेलकम टू आईसीएसई थॉट वेल बाय अनअकैडमी। आई एम प्रेक्षा जैन और आज हम ज्योग्राफी का रैपिड रिवीजन स्टार्ट करेंगे एक ऐसे यूनिट के साथ जो सब लोग, मैंने आपको सिलेबस ओवरव्यू भी बताया था और स्ट्रैटेजी में भी बताया था कि ये वाला जो एग्रीकल्चर का यूनिट है जिसमें आपके 4 चैप्टर्स इंक्लूडेड है, राइट। एग्रीकल्चर 1, 2, 3, 4 मोस्टली अगर आप टोटल ज्योग्राफी फॉलो कर रहे हैं एज अ टेक्स्ट बुक, आपका स्कूल ये फॉलो करता है, तो ये जो यूनिट है ये 4 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। आज हम पहला चैप्टर करेंगे। मोस्टली बच्चे क्या करेंगे कि जो बड़े आंसर्स है वो प्रिपेयर करने में ये यूनिट स्किप कर देंगे, और एमसीक्यूज में तो आपको पता ही है कि सिलेबस में हर चीज जो इंक्लूडेड है वहां से एमसीक्यू बन के आ सकता है, तो हमें एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, हम मिस नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये वाला यूनिट सबसे पहले उठा रही हूँ जो मैक्सिमम लोग स्किप करते हैं। तो एटलीस्ट आप जल्दी जल्दी में ही सही लेकिन रैपिड रिविजन इसका देख के जाओ, क्योंकि हमको सब कुछ इसका सिलेबस में जो जो भी है वो मैं कवर करने वाली हूँ। दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट। तो एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं। सब कुछ आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एक्स्ट्रा दे रखा है, इसलिए मैं आपको इसमें बता रही हूँ क्या क्या हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। इंडियन एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स, इसी में ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंक्लूडेड है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग देख लेते हैं, उसमें हम देखेंगे सब्सिस्टेंस, कमर्शियल, शिफ्टिंग, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, प्लांटेशन एंड मिक्स्ड। यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग टेक्स्ट बुक में दे रखी है, वो इंक्लूडेड नहीं है फॉर योर एग्जामिनेशन इन द ईयर 2025। ठीक है, ये सब हम कवर करेंगे। अब फटाफट से चलते हैं, और ये जो ऊपर के जो टॉपिक्स है ना, देखो ये एमसीक्यूज के लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर मोर इंपॉर्टेंट फॉर योर लॉन्ग आंसर्स, लेकिन हम कवर पूरा करेंगे क्योंकि मान लीजिए अगर ग्रीन रेवोल्यूशन पे ही क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू तो क्या करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन एक बार हम गो थ्रू जरूर करेंगे कि भाई इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर को हम क्यों उतना प्रमोट करते हैं, क्यों जरूरी है। सबसे पहले है पॉपुलेशन, हम खाना कहाँ खाते हैं, कैसा खाते हैं, हर चीज, आप रोटी सब्जी खाते हो, चावल खाते हो, हर चीज किस वजह से आ रही है, क्योंकि इंडिया में खेती हो रही है। हमें कोई भी चीज इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही। मेन जो हमारे स्टेपल्स है व्हीट एंड राइस, वो इंडिया में अच्छी क्वांटिटी में सेल्फ सफिशिएंट जो हम बन सकते हैं उसके उतने क्वांटिटी में ये इंडिया में होता है। पहले नहीं होता था, फूड स्कैरसिटी होती थी, वी वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेन कंट्रीज। अब ये चीज नहीं होती है, विच इज बाय इंडियन एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी जो स्टेपल डाइट है, हम जो हर इंसान, जो साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, ईस्ट वेस्ट, हर इंसान खेती बाड़ी पर डिपेंडेंट है ना। एक तो मेन खाना ही हो गया। दूसरा आता है सप्लाईज रॉ मटेरियल फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज लाइक टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो आप जो लेस खा रहे हो, कुरकुरे खा रहे हो, या फिर आप ये जो रियल का जूस पीते हो, या फिर कपड़े पहन रहे हो, जो कपड़े आपके आते हैं वैन्यूसन के और इसके उसके जो भी है, मैं प्रमोट नहीं करती, लेकिन जो भी टेक्सटाइल से, टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल क्या आ रहा है, कॉटन आ रहा है, हर चीज। जीन्स भी आप जो पहन रहे हो उसमें भी कॉटन एक रॉ मटेरियल की तरह यूज होगा, तो कॉटन भी कल्टीवेट होता है, इसका भी एग्रीकल्चर में रोल है, राइट। तो हर चीज का जो रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, फ्रॉम योर बुक्स टू पेन्स टू एवरीथिंग, सब चीज कहाँ से आ रही है, इवेंचुअली एग्रीकल्चर से आ रही है। तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है, ये इंडस्ट्री सर्वाइव कर पा रही है क्योंकि एग्रीकल्चर एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइड अ मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल गुड्स सच एज मशीनरी एंड एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स भी हो गए, केमिकल पेस्टिसाइड्स भी हो गए, ये सारी चीजें, इनका मार्केट क्या है, मार्केट यानी इनका खरीदार कौन है, एग्रीकल्चर है, राइट। एग्रीकल्चर में जो काम कर रहे हैं हमारे फार्मर्स है, तो ये वाली इंडस्ट्रीज भी सस्टेन कर रही है, इनका प्रोडक्शन आज ये $multi-million इंडस्ट्रीज है सर। ये सारी की सारी इंप्लीमेंट्स की, आयरन इंडस्ट्री हो गई, आयरन से बनता है, ये सारे इंप्लीमेंट्स बनेंगे, ट्रैक्टर्स हो गए, ये सारा इनको खरीद कौन रहा है, तो इनका मार्केट क्या है, एग्रीकल्चर। तो ये डिपेंडेंट, ये इकोनॉमी भी डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे। ठीक है, प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ पीपल, वेरी वेरी ऑब्वियस चीज है यहाँ पे एग्रीकल्चर में। पहले तो देखो 70% हमारा जो वी वर एग्रो बेस्ड एज अ कंट्री, राइट, एग्रीकल्चर पे ही हम डिपेंडेंट थे हर तरीके से, एम्प्लॉयमेंट की तरह से देखो, या फिर आप कितने नंबर ऑफ पीपल एंगेज्ड है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, 70%। अब कम हो रहा है, धीरे धीरे लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, लेकिन अभी भी मिलियंस ऑफ पीपल आर बेस्ड, डिपेंडेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, एंड इट अकाउंट्स फॉर अ लार्ज पोर्शन ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स तो आपको पता ही है, आज आप लंदन में भी जाते हो, आप न्यूयॉर्क भी जाते हो, तो आपको इंडिया की चीजें मिल जाएगी। आज इंडिया का बासमती राइस इतना फेमस है, व्हीट हमारा इतना फेमस है, सनफ्लावर ऑयल जा रहा है, मैंगोज जा रहे हैं, कितनी सारी चीजें हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें एक्सपोर्ट हो रही है, इंडिया को उससे पैसा मिलता है। तो एग्रीकल्चर उस तरह से भी, जब आप इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट्स की बात करते हो तो भी ये सेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप लॉन्ग आंसर्स के लिए लिख रहे हो, क्योंकि पूछ सकते हैं। इसको 4 पार्ट से मैंने देखो हैंड रिटन किया है, ये सब चाहे तो मैं कर सकती थी इसको स्लाइड्स में, बट
अब रिटन बाय हैंड ताकि आपको पता चले कि जो 2 पेज का मैटर है उसको आप सीधा एक फ्लो चार्ट में बनाओगे इस तरह से लिख के, और एक के साथ एक स्नैपशॉट तरीके से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या आता है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स। प्रॉब्लम्स क्या होती है, बेसिकली जो यील्ड को कम करिए, हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम क्यों हो रहा है, क्यों हमारा इतना लैंड होने के बावजूद प्रोडक्शन कम है, या लैंड ही क्यों कम है। तो जो भी चीजें एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ा सकती है, वहां पे अड़चने क्या आ रही है, चैलेंजेस क्या है। सबसे पहले आता है हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। एनवायरमेंट सोच के क्या होता है कि ज्यादा जो वातावरण की बात होती है वो होता है, यानी कि रेनफॉल हो गया, सॉइल हो गई। रेनफॉल देखो, अनरिलायबल रेनफॉल लिखा है मैंने, इसका मतलब यही है, आप जब भी खुद से भी लिख सकते हो आराम से कि स्कैंटी रेनफॉल हुआ, एक्सेसिव रेनफॉल हुआ। वेदर डिपेंडेंट, क्लाइमेट डिपेंडेंट हमारा एग्रीकल्चर आज भी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस में ऐसा होता है कि पानी ही नहीं है, ग्राउंड वाटर लेवल एकदम डिप्लीट हो चुका है, तो रेनफॉल डिपेंडेंट तो है एग्रीकल्चर, विच इज वाई एकदम अनरिलायबल हम इसको कह सकते हैं। तो प्रोडक्शन भी हमारा क्या हो गया, अनरिलायबल। पता ही नहीं चलेगा इस बार अनाज अच्छा होगा या नहीं होगा, क्योंकि बारिश का आता पता समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा लिखा है देखो, उसके बाद आता है इरिगेशन फैसिलिटीज। ये इसी से रिलेटेड है कि भाई रेनफॉल नहीं हुआ तो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल चार्ज नहीं हो पाएगा, तो खेतों की सिंचाई कैसे होगी। यानी उधर देखो, किसी भी चीज को ग्रो करने के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए होता है, इरिगेशन चाहिए होता है। इरिगेशन यानी आप या तो डैम से कैनाल्स कनेक्ट करोगे, कैनाल से आएगा खेतों में पानी, है ना। ये इरिगेशन फैसिलिटीज ही नहीं है, तो ये पानी की प्रॉब्लम यहाँ पे वापस आ जाती है। फिर सॉइल इरोजन हो रहा है, सॉइल इरोजन तो है ही है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। बहुत तरह तरह की ओवर ग्रेजिंग, फार्मर्स को इतनी नॉलेज नहीं होती तो एनिमल्स का ओवर ग्रेजिंग हो जाता है, उसकी वजह से क्या है, टॉप जो फर्टाइल लेयर होती है जहाँ पे अच्छा अनाज उग सकता है, फर्टिलिटी सॉइल क्या हमें चाहिए, वो चीज ओवर ग्रेजिंग की वजह से, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन की वजह से, बहुत क्लाइमेट चेंज भी एक मैनमेड फैक्टर्स क्लाइमेट चेंज ला रहे हैं, राइट, उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन हो रहा है। तो ये हो गया हमारे कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। उसके बाद आते हैं हम इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स पे। सीधा इंस्टीट्यूशनल पे आते हैं। इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स बोलते किसको, सबसे पहले ये समझो, इंस्टीट्यूशनल वर्ड है कि भाई ऐसे सिस्टम्स बन गए हैं जिनको एक तो उखाड़ना मुश्किल है, ऐसे सिस्टम्स जो एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। अब देखो क्या लिखा है, स्मॉल फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स। अब इसको बदलना मुश्किल हो जाता है, हालांकि रिफॉर्म्स हम पढ़ेंगे कि इसको भी बदलने की कोशिश की गई है, लेकिन स्मॉल फ्रैगमेंटेड यानी छोटे छोटे, यहाँ पे किसी का लैंड, यहाँ पे किसी का लैंड। अब अगर आपने पंचायत टीवी सीरीज देखी होगी तो आपको पता होगा, ये खेत हमारा, ये खेत हमारा, छोटे छोटे खेतों का प्रॉब्लम है यहाँ पे। ठीक है, अब छोटे खेत से होता क्या है, इधर उधर स्कैटर्ड होते हैं। फ्रैगमेंटेड यानी स्कैटर्ड, छोटे खेत भी है और स्कैटर्ड भी है, इधर उधर इधर उधर। उससे क्या हो रहा है कि छोटे खेत में हम ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाते भाई। बड़े बड़े अगर हमें कैश क्रॉप्स उगाना है, अगर हम इंडस्ट्रियलाइज करना है किसी हम बिजनेस को, एक एग्रीकल्चर को हम बिजनेस की तरह रखना है, एक मॉडल बनाना है, तो वो स्मॉल छोटे छोटे फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स में नहीं हो सकता। दूसरा, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स। एक्सप्लॉइटेशन क्या होता है कि भाई कम पैसों में बहुत ज्यादा ओवर वर्क करवा दो, इसको कहते हैं एक्सप्लॉइटेशन। ठीक है, अब बैठो कि एब्सेंटी टेनेंसी एक वर्ड आता है, एब्सेंटी लैंड ओनरशिप। मैंने ये एग्जांपल्स देखे, रियल लाइफ में भी देखे हैं कि भाई लैंड जो खेत का ओनर है वो तो कहीं शहर में अपना अलग से बिजनेस नौकरी जो भी है वो कर रहा है, यहाँ गांव में उसने क्या रख रखे हैं, टेनेंट्स रख रखे हैं जो खेतों का उसका ध्यान रखेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, वेरी मिनिमम उसको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन बाकी का जो प्रॉफिट होता है, वो बड़ा जो चंक होता है पैसों का, वो यहीं पे जो शहर में कोई जो रह रहा है उसको मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्लॉइटेशन इस तरह से भी हो रहा है। इसको पहले, अब तो देखो जमींदारी सिस्टम अबॉलिश हो गया है, लेकिन पहले इसको जमींदारी सिस्टम बोलते थे। ठीक है, अब आ जाते हैं आप इकोनॉमिक फैक्टर्स पे। इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या है, ये थर्ड पॉइंट है। ठीक है, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर बहुत हो रहा है इंडिया में। हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर वापस भी समझेंगे। इसका मतलब ये है कि भाई इतने छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स में जो ओनर है, किसान है, यहाँ पे तो ओनर ही होगा वो किसान, वो अपना उगाएगा अपने परिवार को, जस्ट इनफ टू फीड हिज ओन फैमिली। ठीक है, उतना ही हो पा रहा है। अब वो क्या तो आगे बेचेगा, क्या आगे पैसे कमाएगा, वो उतना हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि लैंड होल्डिंग स्मॉल है, उसको सब्सिडीज नहीं मिल रही है, लोन नहीं मिल रहा है। इस वजह से क्या है, सब्सिस्टेंस यानी सस्टेन कर पाए, खुद का गुजारा चल पाए, इतना सब्सिस्टेंस इस वर्ड को बोलते हैं। मतलब समझ जाओगे तो अपना आप इजीली लिख पाओगे, तो मतलब हमेशा हर टर्म का समझा करो। ह्यूमन एलिमेंट्स, ह्यूमन एलिमेंट्स मतलब कि भाई देखो यही है अपने को, ह्यूमन ह्यूमन से रिलेटेड यहाँ पे चैलेंज आ रहा है। क्या आ रहा है कि भाई उसको ट्रेनिंग नहीं है, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, इतना नॉलेज नहीं पहुंच रहा है। अगर आपने एक मूवी देखी लापता लेडीज, उसमें क्या होता है, वो पेस्टिसाइड, उसके कीड़े कीड़े के लिए कीट डाल, वो डाल रहे होते कीटनाशक जो पेस्टिसाइड होता है,
और फिर वो लेडी उसको समझाती है, उसने पढ़ाई लिखाई करी होती है एग्रीकल्चर के बारे में, उसने कृषि दर्शन देखा होता है ना, दूरदर्शन पे, तो उसको पता होता है, वो समझाती है कि भाई स्टिकी ट्रैप है, ये है, वो है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही है कि ज्यादा किस तरह से यूज करना है पेस्टिसाइड का, किस तरह से खेती बाड़ी को बढ़ा सकते हैं, सस्टेनेबली बढ़ा सकते हैं, ये सारी नॉलेज नहीं है फार्मर्स के पास। वो आज भी ट्रेडिशनल कन्वेंशनल मेथड्स यूज कर पा रहे हैं, उनको ट्रेनिंग और नॉलेज पहुंचाई भी नहीं पा रही है। ठीक है, तीसरा आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन देखो ये चीज ना ज्यादा बढ़ गई आफ्टर 1991-92, जब हमने अपनी फाइनेंशियल क्राइसिस जब आई थी इंडिया में, तो हमने क्या किया, हमारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट के जो द्वार है, टैरिफ जो डोर्स है, पहले तो था कि भाई हम इंपोर्ट करते ही नहीं थे ये चीजों को, हम हमेशा सोचते थे कि नहीं, हमारे इंडिया में हम जो बनाएंगे वही हम इसको बेचेंगे और वहीं से सब कुछ होगा। 91 के बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें ओपन अप हो गई, यानी कि हम बाहर की चीजें खरीदने लग गए। इस वजह से जो हमारे लोकल फार्मर्स है उनके पास फॉरेन कंपटीशन आने लगा। अब देखो बाहर के जो फार्मर्स होते हैं, बाहर का जो प्रोडक्ट होता है, वहां तो उन लोगों को सब्सिडीज भी मिलती है। मैंने क्या लिख रखा है, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके वो जीएम क्रॉप्स भी उगा रहे हैं। ठीक है, वहां पे पेस्ट रेजिस्टेंट, और जीएम क्रॉप्स क्या होते हैं, वो तो अच्छे होते हैं, मतलब उस तरह से देखा जाए तो कि भाई पेस्ट रेजिस्टेंट भी है, ज्यादा उग भी सकते हैं, क्लाइमेट रेजिस्टेंट भी होते हैं। ये सारी चीजें जीएम क्रॉप्स के फीचर्स हो सकते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी का भी यूज कर रहे हैं, वो मॉडर्न इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, उनको सरकार भी अच्छे से उनको है ना सपोर्ट करती है वहां पे। यहाँ पे ये सारी चीजें नहीं है, तो हमारे फार्मर्स का क्या हुआ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ पे क्या लिख रखा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ गया, क्योंकि यहाँ तो हमें सब्सिडीज भी नहीं मिल रही। सब्सिडीज यानी अगर 50 रुपए का पूरा हमको लग रहा है प्रोडक्शन का कॉस्ट, तो 25 रुपीज पहले क्या है सरकार देती, तो 25 अपनी जेब से फार्मर लगाता था। अब क्या हो गया, अगर सब्सिडी बंद हो गई, पूरा 50 का 50 रुपए फार्मर को अपनी जेब से लगाना पड़ रहा है, सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है गवर्नमेंट से। तो ये वाली चीजों को, उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। अब अगर प्रोडक्शन का कॉस्ट है तो भाई वो कहीं से तो वसूलेगा, तो उसकी सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दी। अब सेलिंग प्राइस मान लीजिए वो 60 रुपए में बेच रहा है, अगर फॉरेन का इम्पोर्टेड गुड, यानी फॉरेन का इम्पोर्टेड जो हमारा रॉ मटेरियल है, वो अगर मान लीजिए 50 रुपए में मिल रहा है, तो इंसान जो कस्टमर है वो तो अल्टीमेटली फॉरेन का ही पसंद करेगा ना, क्योंकि प्राइस कम है। तो इस वजह से ये कंपटीशन आने की वजह से भी क्या हुआ, इंपोर्ट ड्यूटी कम होने की वजह से क्या हुआ कि कंपटीशन बढ़ गया। तो हमारे फार्मर्स का जो लोकल प्रोडक्शन है वो इंसेंटिव ही चला गया कि भाई मैं क्यों प्रोड्यूस करूँ, वही फिर सब्सिस्टेंस पे आ गए, है ना। लास्ट है हमारा फोर्थ हेड, विच इज टेक्निकल चैलेंजेस। टेक्निकल चैलेंजेस क्या आने लगे, देखो वही मैंने जैसे आपको बताया, आज भी हम अगर इंडियन फार्मर का सोचते हैं तो हमारी टेक्स्ट बुक में भी वही फोटो दे देते हैं कि भाई वो हल चला रहा है, वो लोकल जो उसके प्लाउज है, आयरन इम्प्लीमेंट्स है वो यूज कर रहा है। ठीक है, वो उतनी ओल्ड इनफिशिएंट टेक्निक्स को यूज कर रहा है। आज भी ट्रैक्टर से नहीं हो पा रही है, बुलक कार्ट्स यूज हो रही है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में उसी से आती हो रही है। अगर आप फॉरेन के फार्म्स को सोचोगे तो वहां पे आप मतलब विजुअलाइजेशन ही ऐसा हो रहा है कि भाई वहां तो ट्रैक्टर्स होंगे, वहां पे इरिगेशन सही से हो रहा होगा, वहां पे स्प्रिंकलर मेथड भी होगा, मस्त लंबे चौड़े बड़े बड़े खेत होंगे, स्मॉल फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स ऐसी चीज नहीं होगी, एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो रहा होगा, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे टेक्निकल जो टेक्निक्स है, टेक्निक्स ही पुरानी पुरानी यूज हो रही, तो उससे क्या है, प्रोडक्शन हमारा अच्छे से हो ही नहीं पा रहा है। आज भी मेहनत ज्यादा लग रही है लेकिन आउटपुट उतना नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी कुछ प्रॉब्लम्स फेस बाय एग्रीकल्चर है। अब रिफॉर्म्स क्या लाई है सरकार, मैंने जैसे कि कहा कि कुछ कुछ रिफॉर्म्स लाई है, जैसे कि जमींदारी एक्ट, मैंने क्या कहा, ओनर कहीं और, टेनेंट्स कहीं और, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, जो फार्म में काम कर रहा है, लैंडलेस लेबरर्स जिसे बोलते हैं, उनका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो सरकार ने ये अबॉलिशन कर दिया था, जमींदारी जिसे बोलते थे सिस्टम को, उसको अबॉलिश कर दिया। हालांकि आज भी है इस तरह की चीजें होती है, लेकिन ऑफिशियली जमींदारी एक्ट को बिल्कुल खत्म कर दिया, यानी बिचौलिए, मिडिलमैन, इन चीजों को बिल्कुल खत्म कर दिया। जो लैंडलेस लेबरर्स जो खेतों में एक्चुअल काम कर रहे थे वो सरकार के कांटेक्ट में आए, उनको बेनिफिट्स मिलने लगे। ठीक है, कंसोलिडेशन ऑफ फ्रैगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स, जो छोटे छोटे मैंने कहा कि खेत है, उनको कंसोलिडेट यानी एक बनाने की कोशिश करी गई ताकि बड़ा खेत बने, हम अच्छे से कमर्शलाइज कर सके उस चीज को, उस फार्मिंग को। इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैं प्रॉब्लम्स में हमने लिखा था कि लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज है, आज सरकार मेहनत करे जा रही है कि भाई केनाल से कनेक्ट किया जाए, खेतों की सिंचाई अच्छी हो। मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस जिसे हम कहते हैं एमएसपी, ये देखो ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। एमएसपी यानी सरकार हर अनाज की मेजर जो क्रॉप्स होते हैं उनकी एमएसपी देती है, यानी बेटा कि फार्मर से हम इतने से कम तो नहीं खरीदेंगे। तो फार्मर को क्या अश्योरेंस मिल जाती है कि चलो मान लीजिए वीट को हम 50 पर केजी, मैं तो ये एग्जांपल दे रही हूँ, 50 रुपीज पर केजी में खरीदेंगे, तो फार्मर को ये अश्योरेंस है कि भाई 50 से नीचे तो मेरे को एक्सप्लॉइट कोई करने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये एमएसपी हर क्रॉप की अलग अलग अनाउंस होती है, सरकार करती है, तो इससे अश्योरेंस मिल जाती है और एक
इकोनॉमिक जो स्टेबिलिटी होती है वो फार्मिंग में आ जाती है। प्रोविजन ऑफ सब्सिडीज टू फार्मर्स फॉर परचेजिंग फर्टिलाइजर्स एंड सीड्स, वही मैंने कहा जैसे फर्टिलाइजर अगर 50 रुपए का आता है तो मान लीजिए 25 रुपए सरकार देगी, 25 अपने फार्मर अपनी जेब से दे रहा है, ठीक है। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं जिस जरूरत होती है, सीड्स भी खरीदने हैं हम भाई, सीड्स बोने के लिए मार्केट में जाता है फार्मर खरीदने, है ना। तो ये सारी चीजें उसमें सब्सिडी मिलती है, यानी फार्मर गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट। अब आ जाते हैं हम ग्रीन रेवोल्यूशन पे। ये मेजर रिफॉर्म लाया गया था इन द लेट 60s, क्या लिखा है लेट 60s, नोट्स बनाओ तो बस इतना इतना लिख दिया करो, ऐसा नहीं पूरा ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन द लेट 60s, सिर्फ लेट 60s लिख दोगे तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाएगा भाई, इतना इतना है। क्या लिखा है मैंने, फूड स्केर्सिटी से हम फूड सेल्फ सफिशिएंसी पर आ गए। जब भी आंसर लिखो इस तरह से लिखो, बड़े बड़े अच्छे अच्छे वर्ड्स ना एक दो याद कर लिया करो, बढ़िया लगता है आंसर। क्या है, फूड स्केर्सिटी, जहाँ पे हम ड्रॉट्स आते थे, फेमाइन्स आते थे, वहां हमारे दूसरे देशों पर डिपेंडेंट होते थे, अब हम सेल्फ सफिशिएंट है, यानी हमारे यहाँ उगता है, हमारे लिए इनफ, इनफैक्ट हमारे यहाँ आज सरप्लस होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन से सरप्लस होने लगा कि हम दूसरे देशों की हेल्प कर पाए, ये था ग्रीन रेवोल्यूशन का पावर। क्या किया, टर्म विच इज यूज्ड टू डिस्क्राइब मैनिफोल्ड इंक्रीज इन फार्म प्रोडक्शन, 10-20-30 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया अपना, ठीक है। यूज ऑफ लार्ज स्केल कैपिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इंक्लूड्स हाई यील्डिंग सीड वैरायटी, जिसे कहते हैं HYV, हाई यील्डिंग सीड वैरायटी, यानी ज्यादा यील्ड दे पाए वैसे सीड्स बने। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन फैसिलिटीज, बड़े बड़े खेतों में इरिगेशन यानी सिंचाई होने लगी, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने लगे ताकि मेन्योर पहुंच सके, ये सारी चीजों का यूज होने लगा, यानी हम अपना सोफिस्टिकेशन लाने लगे एग्रीकल्चर में, ये पूरा एक रेवोल्यूशन हुआ, है ना। एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स ऑफ फार्मिंग, यानी वही जो चैलेंजेस थे ना बिल्कुल उसका उल्टा कर दो, तो ये सारी चीजें हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन से हमारा प्रोडक्शन मल्टीफोल्ड बढ़ गया। चलो अब आ जाते हैं हम, इम्पैक्ट क्या हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का, वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, लेकिन देखो लार्ज प्रोडक्शन चेंज, ग्रीन रेवोल्यूशन, एग्रीकल्चर सब्सिस्टेंस, वही प्रॉब्लम क्या थी, सब्सिस्टेंस फार्मिंग कर रहे थे तो अब कमर्शियल मार्केट ओरिएंटेड फार्मिंग होने लगी, यानी एग्रीकल्चर एक बिजनेस, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस, फार्मर को भी प्रॉफिट मिल सके, इतना ग्रीन रेवोल्यूशन ने चेंज लाया, ठीक है। क्रिएशन ऑफ मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, फार्मर वर बेनिफिटेड, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, रूरल प्रॉस्पेरिटी, अब गांव में पैसा आने लगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ी, सेल्फ सफिशिएंट फूड ग्रेन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां हम इंपोर्ट करते थे चीजों को क्योंकि हमारे पास होती ही नहीं थी, इतना खेती नहीं हो पा रही थी, हमारे लोगों को खिलाने पिलाने के लिए आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, नॉट जस्ट सेल्फ सफिशिएंट, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। However, the green revolution was criticized by environmental scientists because of land degradation caused by overuse of fertilizers and decrease in soil fertility due to over irrigation. अब जहाँ पे पॉजिटिव्स आते हैं, जहाँ पे हम कमर्शलाइज कर रहे हैं हर चीज को, तो देखो एनवायरमेंट में डिग्रेडेशन होता ही है, तो उस वजह से थोड़ी बहुत क्रिटिसिज्म उनको जरूर मिली है कि भाई लैंड डिग्रेडेशन हो गया, अब ओवर जो प्रोडक्शन हो रहा है हमारा, तो प्रोडक्शन के इट कम्स विद अ कॉस्ट, राइट। जो इकोनॉमी अच्छी हो रही है तो इट कम्स विद अ एनवायरमेंटल डैमेज का कॉस्ट, ये हर जगह होता है, तो इसको आप इस पॉइंट में लिख भी सकते हो। चलो अब आ जाते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फार्मिंग में, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग आंसर में भी आपको पूछ सकते हैं कि स्टेट एनी 2, 4, 5 जो भी टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। चलो तो क्या क्या है, अच्छा सबसे पहले देख लेते हैं कौन से हैं, ये वाले हैं। अब देखो इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, कोऑपरेटिव फार्मिंग नहीं है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है तो मैंने इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन अगर आपको पढ़ाया गया है स्कूल में तो वेल एंड गुड, ठीक है। अब आ जाते हैं, फर्स्ट इज सब्सिस्टेंस फार्मिंग, पहले ही आपको मैंने बताया हुआ है, आप पढ़ भी सकते हो साइड पे, वही चीज है कि भाई जस्ट इनफ टू फीड हिज और हर ओन फैमिली, वो इतना ही उगा पा रहा है बेचारा, उसके पास इतना कैपिटल नहीं है कि वो इतना ज्यादा उगा पाए कि मार्केट में जाके बेचे और उससे प्रॉफिट आए, ठीक है। तो वो अपने आप की फैमिलीज, अपने आसपास के लोगों को सस्टेन करने के लिए उतना उगा रहे हैं। Majority of farmers in their subsistence farming, land holdings in this type of farming are small. Farmers use traditional methods of agriculture. Farmers are poor. They do not use fertilizers or high-yielding seed varieties. Production is not very high. Food crops are mainly produced for consumption by the family. वही चीज है, कमर्शियल क्रॉप्स ही नहीं उगा रहे, वो जो खाते हैं बस उतना उगा लेता है, तो इस वजह से क्या है कि भाई वेरी मिनिमम जो गुजारा चलने लायक चीज हो जाती है, तो वो पुअर भी होंगे, वो फैसिलिटीज भी अच्छे से यूज नहीं कर रहे, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज भी नहीं है, ये सारी चीज आपको डालनी पड़ेगी इसमें, ठीक है, आया समझ। अब आते हैं कमर्शियल फार्मिंग में, ये सब्सिस्टेंस का उल्टा है, यानी कि जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था तो क्या हुआ था, वही चीजें इसमें लिखनी है।
दिस टाइप ऑफ फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर कमर्शियल पर्पसेस, यानी लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में हम सेल करेंगे। आप जाओगे ना गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में, वहां पे मैंगोस का फार्मिंग बहुत होता है। जैसे अगर आप जामनगर में जाओगे तो रिलायंस ने यही किया है, बड़े बड़े मैंगो फार्म्स ओन कर रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के मैंगोस बना रहे हैं। वो यूके भी जाएंगे, वो यूएस में भी आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो इसको कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग। और दिस इज नॉट जस्ट विथ मैंगो, ऑफ कोर्स दैट इज अ फ्रूट, बट बहुत सारी चीजें हम एक्सपोर्ट रिलेटेड भी कर रहे हैं, उसी के लिए उसको उगाते हैं, तो वो क्वालिटी भी एकदम टॉप नॉच होती है। तो ये वाली चीज कमर्शियल पर्पस के लिए, और नॉट जस्ट इंटरनेशनल, लोकल मार्केट्स में भी आप ये जाओगे, अलग अलग अपने जो स्टोर्स होते हैं ना, वहां से आपकी मम्मी खरीदती होगी सब्जी, आप मंडी में नहीं जाने की जरूरत पड़ रही है, आज आप स्टोर्स में खरीद रहे हो, वहाँ पे स्टिकर भी लगे होंगे इम्पोर्ट की और एक्सपोर्ट क्वालिटी और ये वो तरह तरह के, ये सारी चीजें हैं। तो ये वीट एंड मेज आर द मेन क्रॉप्स। यहाँ पे वीट एंड मेज होते हैं क्योंकि हम इंडिया में कंजम्पशन किसका होता है सबसे ज्यादा, वीट एंड मेज का ही होता है। और इसके अलावा एक और है विच इज राइस। ठीक है, फार्मिंग इज मैकेनाइज्ड एंड इज प्रेवलेंट इन एरियाज वेयर फार्म्स आर लार्ज एंड मार्केट इज स्ट्रॉन्ग। दिस इज मेनली प्रैक्टिस इन पंजाब, हरियाणा, गुजरात, वेस्टर्न यूपी एंड आंध्र प्रदेश। देखो ये पंजाब हरियाणा, जब ये वाले रीजन्स को सोचते हो तो वैसे उनका लैंड फर्टाइल है, बड़े बड़े खेतों का विजुअली तब आता है जब आप नॉर्थ पंजाब साइड जाते हो। ठीक है, वो एक मूवीज में भी आप देखते होगे। ठीक है, इसी तरह से आप सोचो कि वो है कमर्शियल फार्मिंग। अब आ जाते हैं हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। अब इसके नए नए नाम भी है, बहुत तरह तरह के नाम है, हर स्टेट में अलग अलग नाम है इसके, वो हम पढ़ेंगे। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर नाम से क्या क्या समझ में आ रहा है? शिफ्टिंग मतलब हम एक बार आएंगे, सब कुछ हटा देंगे, स्लैश एंड बर्न बोलते हैं ना इसको, स्लैश एंड बर्न लिखा हुआ है। स्लैश यानी एकदम खजाक खजाक सारे ट्रीज को हटा देंगे, जो भी फसाद वहां पे ऊपर हो रखी है वो हटा देंगे, उनको बर्न करेंगे। जो एशेज है वो अपने आप पे एक मैन्योर का काम करते हैं। फिर हम खेती बाड़ी करेंगे, जब तक उसकी फर्टिलिटी, पूरा क्रॉप साइकिल खत्म होगा, आप क्या, वो फर्टिलिटी, दैट प्लांट हैज लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, उसको छोड़ देंगे, उसको अबैंडन करेंगे थोड़े साल के लिए, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे, वहां पे वो पूरी की पूरी साइकिल रिपीट करेंगे और फिर वापस यहाँ आ जाएंगे, तब तक वो रिगेन कर लेता है फर्टिलिटी। इस तरह से ये शिफ्टिंग कल्चर, इसको एग्रीकल्चर बोलते हैं। स्लैश एंड बर्न भी बोलते हैं इसीलिए। ठीक है, खजाक करके जला देना, उसके बाद खेती बाड़ी करना। ठीक है, एंड झूम कल्टीवेशन, अब असम में इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। मैं तो इसको ऐसे ही याद करती थी कि भाई झूमते रहते हैं ये लोग, है ना, इधर से उधर इधर से उधर। ठीक है, पोनम और पोडू, इट इज प्रिमिटिव मेथड ऑफ कल्टीवेशन। प्रिमिटिव मेथड बोलते हैं, मानी पुराने टाइम में ऐसे ही करते थे भाई, जब फर्टिलिटी इंक्रीज करने के और तरीके नहीं होते थे तो यही करना पड़ता था कि भाई एक जगह जाए, फिर उसको टाइम लगेगा रिचार्ज होने में उसकी फर्टिलिटी, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं, ये वही घूमते ही रहते थे कम्युनिटी। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन अ पैच ऑफ फॉरेस्टेड लैंड इज क्लियर्ड बाय felling of trees, burning of trees, and the ashes are used and mixed in the soil. ठीक है, after 2 to 3 years when the soil loses fertility, land left fallow and new patches cleared for cultivation. जो मैंने समझाया बिल्कुल वही है। इसमें क्रॉप्स किस किस तरह के यूज होते हैं, मेज, पोटैटो, यम, कैसावा और ग्रोन, इस तरह के प्लांट्स को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन में यूज करते थे। ठीक है, यानी उगाते थे। मेनली प्रैक्टिस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, क्योंकि झूम कल्टीवेशन जैसे मैंने कहा ना, वो नाम ही आसाम से आया था, तो नॉर्थ ईस्ट में ज्यादा प्रैक्टिस होता था। Dry paddy, maize, millets and vegetables are commonly grown in this type of farming. Method of cultivation has some disadvantages, results in deforestation, accelerates soil erosion and causes floods and silting. ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट इसको ना बहुत डिस्करेज करती है कि भाई ये वाली चीज मत करो, इससे सॉइल इरोजन हो रहा है। होगा यार, क्योंकि 2-3 साल आप अबैंडन करके चला तो उस लैंड का कोई मतलब, बिल्कुल ही अबैंडन लैंड पड़ा हुआ है वो, इनफर्टाइल, तो ये चीजें मत करा करो। इसका ऑप्शन भी है दूसरा जो हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, क्या है, अच्छा चलो पहले आता है इंटेंसिव फार्मिंग। इंटेंसिव फार्मिंग है दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस इन एरिया विद हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि जहाँ पे लेबर हमें अच्छे से मिल जाएगा फार्मिंग करने के लिए, वहां पे हम इस टाइप की इंटेंसिव होता क्या पता है, जैसे अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आज 1 घंटे की इंटेंसिव स्टडी करनी है, यानी 1 घंटे में जितना पढ़ सको आप उतना पढ़ोगे, बहुत मेहनत से पढ़ोगे, पूरा ध्यान लगा के पढ़ोगे, 10-10 किताबों से पढ़ोगे, उसको इंटेंसिव स्टडीज बोलते हैं। तो इंटेंसिव नाम से ही आप इस तरह से याद रख सकते हो इस चीज को। इट इज अ लेबर इंटेंसिव सिस्टम वेयरबाय फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग सीड वेराइटीज, इरिगेशन मेथड्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एंड मोर देन वन क्रॉप इज कल्टिवेटेड ऑन द सेम फील्ड। देखो इसमें, अच्छा ठीक है अभी आगे आएगा, मैं आपको मोर देन वन क्रॉप को और भी एक मेथड है उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इंटेंसिव आपको समझ में आ गया होगा। शहरों में ज्यादा यूज होता है, शहर के आसपास खलिहानों, क्योंकि वहाँ पे लेबर आसानी से मिल जाता है टू वर्क ऑन द फार्म।
फिर आता है एक्सटेंसिव। एक्सटेंसिव इसका उल्टा है, यानी कि कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस फॉर द साइज ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड इज लार्ज एंड प्रोडक्टिविटी इज हाई। तो जैसे कि मैंने कहा कि पंजाब वाले, जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन है, जब बड़े बड़े खेत को विजुअलाइज करते हो, वहां पर ही एक्सटेंसिव फार्मिंग का यूज हो सकता है। Machines are extensively used and hence the labor employed per unit is low. Farmers specialize in the production of one or two major commercial crops. Rice, wheat, maize and sugarcane are the main crops which are grown in extensive farming. Because the productivity is high, there is large surplus for sale. जो ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ना जिन जिन भी क्रॉप्स का, वो सारी चीजें एक्सटेंसिव फार्मिंग में उग रही है। ठीक है, अब आप आ जाओ लास्ट वाले में, विच इज मिक्स्ड फार्मिंग। आपको पहले ही बता रही थी, मिक्स फार्मिंग में क्या हो रहा है, 2 or more क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ रोटेशनल बेसिस, यानी एक से ज्यादा क्रॉप, एक ही क्रॉप को उगा के हम सॉइल की फर्टिलिटी को कम नहीं करेंगे, हम क्या है एफिशिएंटली लैंड को यूज करते हैं वहां पे 2-3 क्रॉप्स को उगा के। अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग क्रॉप्स एंड फॉडर क्रॉप्स, एनिमल्स आर आल्सो रेड इन दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन फार्मर्स विद अ स्टेडी इनकम। क्यों स्टेडी इनकम लिखा है यहाँ पे, क्योंकि भाई देखो, मैंने जैसे पहले भी प्रॉब्लम्स फेस हुआ एग्रीकल्चर में लिखा था, स्कैंटी रेनफॉल, क्लाइमेट डिपेंडेंट इतना ज्यादा है एग्रीकल्चर हमारा, तो उस टाइम में मान लीजिए एक सीजन में बारिश कम हुई और क्रॉप्स नहीं हो पाए, तो हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री भी हम कर रहे हैं। बहुत सारे ऑल्टरनेटिव जो फार्मिंग के होते हैं, यानी एनिमल रेयरिंग हो गया, लाइव स्टॉक, पोल्ट्री फार्मिंग, इस तरह के, यानी कभी कभी तो एपिकल्चर यानी हनी बीज का भी प्रोडक्शन, तो हनी का प्रोडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो हनी बीज को भी वहां पे रेयर कर रहे हैं। ये सारी चीजें भी साथ साथ होती है, तो इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं कि भाई बहुत सारी चीजें रिलेटेड टू नॉट जस्ट प्रॉपर एग्रीकल्चर, यानी खेत खलियान खेती बाड़ी से अलावा भी वहां पे बहुत चीजें हो रही है, जिससे क्या है उनको ऑल्टरनेटिव इनकम है। मान लीजिए अगर आप एनिमल हस्बेंड्री कर रहे हैं, तो वहां पे आप मेन्योर भी आपको मिल जाता है, आपको दूध भी मिल रहा है, आप दूध जाके बाहर बेच सकते हो, है ना। ये सारी चीजें, पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो तो आपको मीट एग्स जो भी है वो आप बाहर बेच सकते हो, तो एक स्टडी इनकम बनी रहती है। और मोस्टली फार्मर्स जो है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो इस तरह की फार्मिंग ही करेंगे। ठीक है, मोस्टली आप अगर आप इमेजिन भी करोगे तो ये होता ही होता है। आगे की बात समझ में, और दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द चैप्टर। ये रैपिड रिविजन था, इसलिए मैंने फटाफट आपको पूरे चैप्टर का एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट्स में लिख देना, मैं अपने लाइव्स में उसको अच्छे से, आपको कोई भी टॉपिक है तो उसको समझा दूंगी। ठीक है, all right, if this video was helpful, make sure you like and subscribe to the channel. I'll see you in the next video. Till then, keep learning, be kind. Thank you.